हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चे, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रोबेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बेस थ्योरम वो कवर अप करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, बहुत इजी टॉपिक है। अगर हम डेरिवेशन ना करें तो सिंपल एक फार्मूला है और सारे क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास 7 to 8 इलस्ट्रेशंस गिवन है इस टॉपिक की। तो सभी के अंदर वो ही सेम फार्मूला यूज़ होगा और सभी के सेम मतलब एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। बट इसके साथ स्टूडेंट्स, कई बार पेपर के अंदर आपको बेस थ्योरम की डेरिवेशन भी पूछ ली जाती है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चे मैं आपको बेस थ्योरम की डेरिवेशन और उसके साथ एक क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड होगा वो कवर अप करवा के ये टॉपिक फुली वाइंड अप करवा दूँगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम बच्चे, लेट अस स्टार्ट विद बेस थ्योरम। बेस थ्योरम स्टूडेंट्स, हमें जो थॉमस बेस थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1763 के अंदर बेस थ्योरम पब्लिश करवाई थी। बेस थ्योरम की हेल्प से स्टूडेंट्स, मैं अभी एक लाइन बोलूँगी, मे बी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं क्योंकि अभी आपको इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के मतलब नहीं पता, जो अभी थोड़ी देर बाद मैं क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। तो बेस थ्योरम की हेल्प से बच्चे होता क्या है कि जो हम प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनको रिवाइज कर देते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़, जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इस थ्योरम को थ्योरम ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है। तो बच्चे, होता क्या है, अभी मैंने आपको सेकेंड लाइन के अंदर 2 to 3 न्यू टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ाई थी। प्रायर प्रोबेबिलिटी हो गया, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हो गया। तो सभी के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं। बच्चे देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि बेस थ्योरम हमारी अप्लाई कहाँ पर होती है। सपोज़ आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ABC, ये मशीन्स हैं, और साथ में स्पेसिफ़िकली आपको ये भी बता दिया कि जो A मशीन है वो 5% उसने डिफेक्टिव। अब आपको मालूम ही है, जब प्रोडक्शन की जाती है, जब आप घर पे भी कोई चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत चीज़ ख़राब हो जाती है। उसी तरह से जब फैक्ट्रीज़ के अंदर बल्क में प्रोडक्शन होती है तो उनकी तरफ से भी कुछ एक वेस्टेज हो जाती है या कई बार डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन जाते हैं। सपोज़ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ABCD, आपके पास 4 मशीन्स हैं, चारों ने प्रोडक्शन की, और जिसका बाद में क्या निकला, जब रिज़ल्ट्स चेकआउट किए तो A ने 5% डिफेक्टिव सामान बनाया, B ने 4% डिफेक्टिव सामान बनाया, C ने 3% और D ने भी 4% डिफेक्टिव सामान बनाया। सपोज़ आपने एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, और आपके हाथ में ये भी बता दिया गया कि आपके हाथ में जो प्रोडक्ट आया वो डिफेक्टिव है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि जो आपके हाथ में डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया है वो किसने बनाया हो, A ने बनाया हो। कई बार वो पूछ सकता है कि आप बताओ कि वो किसने बनाया हो, B ने। तो आपने चांस, क्योंकि आपको मालूम नहीं है वो कौन सी मशीनरी ने प्रोड्यूस किया है सामान, आपको एक रैंडमली प्रोडक्ट आपने चूज़ कर लिया, एंड आफ्टर दैट दे विल आस्क कि आप ये प्रोबेबिलिटी बताओ, ये चांस बताइए कि जो ये प्रोडक्ट है वो किसने बनाया है, वो A मशीन ने बनाया है, या वो B का भी पूछ सकता है, या वो C का भी पूछ सकता है, या वो D का भी पूछ सकता है। तो आपको फिर उस केस में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चे, मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूंगी कि आप कैसे प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला बताने के बाद मैं आपको उस फॉर्मूला को किस प्रकार से डेरिवेट किया गया है, वो फॉर्मूला कैसे बना है, वो बताऊंगी। आफ्टर दैट हम एक क्वेश्चन करेंगे इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, इसी बेस थ्योरम के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। तो बच्चे देखिए, जो हमारी यहाँ पर मैंने सेकेंड लाइन के अंदर आपको प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ की बात की थी। अब अगर मैं बात करूँ कि प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ होती क्या है, तो स्टूडेंट्स, जो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं जैसे मशीन की प्रोबेबिलिटीज़। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कितनी मशीन है, सपोज़ 4 मशीन है, तो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ होगी जो इन्होंने क्या की थी, प्रोडक्शन की थी,
ठीक है। उसके बाद कंडीशन थ्योरम, कंडीशन का मतलब क्या है? कंडीशन थ्योरम हमारी वहाँ अप्लाई होती है जब वो किसी चीज़, डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में पढ़ा था ना हमने पिछले चैप्टर के अंदर। तो डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में क्या होती है आपकी, कौन सी प्रोबेबिलिटी लगती है? कंडीशन। अब यहाँ पर कंडीशन लग गई ना कि आपके हाथ में डिफेक्टिव सामान आ गया, ठीक है। वो डिफेक्टिव सामान किसने बनाया है? ए मशीनरी ने बनाया है। तो ये कंडीशन लग गई। हम क्या करते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं, ठीक है, जो ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इनको कंबाइन कर देते हैं किसके साथ? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। बेस थ्योरम के अंदर जब हमने प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ कंबाइन कर दिया तो मेरे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी आ जाती है बच्चे? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ मैं ऑब्टेन कर लेती हूँ। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि आपके हाथ में डिफेक्टिव सामान आ गया, आप ये बताइए कि वो डिफेक्टिव सामान किसने बनाया है? वो ए ने बनाया है। वो क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट चीज़ें पूछेगा। वो पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि वो डिफेक्टिव सामान बी मशीनरी ने प्रोड्यूस किया है। फिर हम क्या करते हैं, बेस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करके उस पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था बच्चे आपका बेस थ्योरम का इंट्रोडक्शन। नाउ कम टू बेस थ्योरम की डेरिवेशन। तो बच्चे बेस थ्योरम में देखिए होता क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने 2 मशीन्स ली हैं, ठीक है। वो मशीन्स कौन कौन सी हैं? A1 और A2, ठीक है। और A1 ने जो सामान प्रोड्यूस किया है और A2 ने, ठीक है, ये जो दोनों इवेंट्स हैं या दोनों की प्रोडक्शन है वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बच्चे इसका देखो क्या मतलब है, A1 की प्रोडक्शन, सपोज़ इनको एक चीज़ और आप कहोगे कि मैम इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्यों लिया गया है? ए मशीनरी का सामान की प्रोडक्शन और बी मशीनरी का। बच्चे आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो जब मेरे पास डिफेक्टिव सामान आएगा, वो डिफेक्टिव सामान या तो A1 ने बनाया होगा या वो B1 ने, या की बात आ गई ना, ईदर और की। तो ईदर और के वहीं पर अप्लाई होती है जब आपके जो इवेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। तो इसीलिए A1 जो A2 इवेंट है दोनों कौन से हैं? म्यूचुअली और एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एंड बी द इवेंट, बी वो इवेंट है जैसे सपोज चलो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। आपके पास 2 इवेंट्स हुए, एक हुआ A1 और एक हुआ A2, A1 और A2। उसके बाद बताया गया कि एक इवेंट था जिसका नाम क्या था? बी इवेंट था। वो बी इवेंट, ठीक है, वो A के साथ भी होगा, वो A1 के साथ भी होगा, वो A2 के साथ भी होगा। तो देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट A1 एंड A2 इज़ गिवन, द इवेंट B इज़ गिवन बाय, देखो अब क्या है कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि आपके पास देखो 2 इवेंट्स थे, ठीक है, A1 और A2। अब मैं आपको इसको डायग्राम की फॉर्म में बताती हूँ। ये देखो, ये A1 का जो लेफ्ट हैंड साइड एरिया A1 का, A2 का, ये एक इवेंट है, इसका नाम है B, ठीक है। ये है A1, ये है A2। जो ये B इवेंट है वो A1 के साथ भी हो रहा है, वो A2 के साथ भी। A1 हो गया कि एक पर्टिकुलर A1 हो गया कि X मशीनरी ने क्या की? प्रोडक्शन की। और A2 हो गया कि कौन सी मशीनरी ने प्रोडक्शन की? Y मशीनरी ने। और जो ये बच्चे बीच का मैंने सर्कल बनाया, जिसको मैंने क्या लिया था? B लिया था। B क्या है? डिफेक्टिव सामान। A1 ने भी डिफेक्टिव सामान बनाया, मतलब X मशीनरी ने जो ये A1 प्रोडक्शन की उसके अंदर ये वाला B जो है वो डिफेक्टिव सामान है। और इधर Y मशीनरी है जिसने प्रोडक्शन की A2, और उसने भी ये आधा जो B था वो क्या बनाया? डिफेक्टिव सामान बनाया, ठीक है। अब आगे देखो कि आपने क्या किया, आपने एक डिफेक्टिव सामान आपके हाथ में आ गया, मतलब B इवेंट आपका हो गया कि आपके हाथ में कौन सा सामान आ गया? डिफेक्टिव सामान आ गया। लेकिन क्वेश्चन में वो पूछता है कि जो ये डिफेक्टिव सामान आया है ये कौन सी मशीनरी ने प्रोड्यूस किया हो? A1 मशीनरी ने प्रोड्यूस किया हो। कौन सी मशीनरी ने प्रोड्यूस किया हो?
A1 मतलब कि X जो मशीनरी थी उसने जो ये प्रोडक्शन प्रोड्यूस की थी A1, उसके अंदर से ये वाला B प्रोडक्ट निकला हो, आपको ये चीज़ बतानी है। क्लियर हो गया? तो बच्चे इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है कि इनकी जो भी आपकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, जो आपकी क्या होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी ऊपर में वो, और नीचे हम लेते हैं सारी की सारी इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जितने भी इवेंट्स हैं उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स, वो हम लेते हैं नीचे, और ऊपर हम लेते हैं इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बच्चे कैसे, देखो मैंने जब आपको डिपेंडेंट इवेंट का केस बताया था पिछले चैप्टर के अंदर, तो मैंने आपको चीज़ बताई थी इसका क्या मतलब होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपका था आपने क्या था कि आपने एक डिफेक्टिव सामान क्या कर लिया था, निकाल लिया था, जो था B, और आपको ये बताना है कि ये किसने प्रोड्यूस किया है, A1 ने। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या हुआ होएगा, A1 ने सामान मतलब जो X मशीनरी थी उसने A1 प्रोडक्शन की। जब उसने A1 प्रोडक्शन कर ली तो A1 प्रोडक्शन करने के बाद उसका क्या, कौन सा सामान निकला होगा, डिफेक्टिव सामान निकला होगा, और बच्चे वो ही आपका ऊपर आएगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा, आप नीचे A1 का जो भी टोटल होगा, A1 का मतलब कि जो आपकी X मशीनरी का टोटल होगा और Y मशीनरी का टोटल होगा। टोटल का यहाँ पर क्या मतलब है, A1 है X मशीनरी की एक्चुअल प्रोडक्शन, और A1 क्या है, A1 जो X मशीनरी है जिसने A1 प्रोडक्शन की उसका डिफेक्टिव सामान। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, दो मशीनरियाँ मैं यहाँ पर लेकर चल रही हूँ, दूसरा आ जाएगा A2 कौन सी थी आपकी, सेकंड मशीनरी, मतलब जो थी आपकी Y मशीनरी। ठीक है, Y मशीनरी ने जो प्रोडक्शन की दैट इज़ A2, और साथ ही उसने कौन सी, उस A2 प्रोडक्शन में से थोड़ा सा सामान डिफेक्टिव भी निकला, तो वो क्या बन जाएगा, BA2, और वो आप डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, टोटल। क्योंकि बच्चे हम हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फॉर्मूला तो वही हो गया, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, तो इसीलिए नीचे कंबाइन ली गई है, क्योंकि फार्मूला प्रोबेबिलिटी का होता है टोटल केसेस। और ऊपर बच्चे क्या लिया था कि वो सामान किसने बनाया हो, A1 ने बनाया हो। हमने B का मतलब डिनोमिनेटर में B इसलिए आया है यहाँ पर कि हमारे हाथ में डिफेक्टिव सामान आ गया। जो चीज़ होगी उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लेते हैं, और न्यूमिनेटर में वो चीज़ लेते हैं जो हमने क्या करनी है, पता करनी है। मैंने पता करना था कि वो जो फर्स्ट मशीनरी थी, उस फर्स्ट मशीनरी थी X, और उसके द्वारा प्रोडक्शन की गई थी A1, तो वो A1 में से वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकला हो, तो उसका बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ BA1। और ये मैंने आपको चीज़ बताई, सबसे पहले A1 हुई होगी, फिर A1 होगी, उसमें से ही ये कौन सा सामान निकला होगा, उसमें से ही आपका डिफेक्टिव सामान निकला होगा। ठीक है, अब ये फार्मूला बना कैसे है, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फार्मूला की डेरिवेशन हुई कैसे है। तो चलिए करते हैं। ये तो बच्चे उन्होंने आपको A1 मशीनरी का अगर पूछा है तो ये फार्मूला आपका बनेगा। ठीक है, अगर वो कहता है कि A2 मशीनरी का बनाओ तो नीचे तो वो ही आ जाएगा आपका न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर में तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी दोनों मशीनरी की, और ऊपर आ जाएगी जो चीज़ पूछी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर A2B है, दैट मीन्स A2 बाय B है, इसका मतलब डिफेक्टिव सामान चूज़ कर लिया, लेकिन वो किसने बनाया है, A2 ने बनाया है। ठीक है, दैट मीन्स Y मशीन का जो A2 प्रोडक्शन था उसमें से निकला है। तो सबसे पहले क्या हुआ होएगा, A2 प्रोडक्शन हुई होएगी, फिर मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट है, फिर आपके पास डिफेक्टिव सामान आया होगा तो BA2, और नीचे क्या कर दोगे, टोटल लोगे तो आप A1 वाला भी लोगे, A1 मल्टीप्लाई बाय BA1, फिर साथ में लोगे प्लस करोगे, फिर क्या लोगे A2 प्लस मल्टीप्लाई बाय BA2। क्लियर हो गया बच्चे, ये आप अपॉन में लोगे। अब देखो हम इसका प्रूफ करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना। जो अभी ये वाले मैंने आपको फार्मूलाज अभी दोनों बताए ना, ये दोनों का भी प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे फार्मूलाज बने हैं। इनको डिराइव करेंगे, जैसे आप जूनियर क्लासेस में मैथ्स वगैरह में आपने डेरिवेशन करी हैं, थ्योरम्स करी हैं कि थ्योरम जब आप करते थे कि थ्योरम हमारी किस तरीके से बनी है,
उनके प्रूफ्स 9th-10th में करे हैं ना आपने, जब आपके ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स होते थे। उसी तरह से आज बेस थ्योरम का भी हम इसमें प्रूफ करेंगे, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला किस तरीके से डेरिवेट हुआ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया, एक पिक्चर दी गई है, ठीक है। इसके अंदर दो इवेंट्स हैं, A1 और A2। A1 क्या था कि X मशीनरी ने जो क्या की है, A1 प्रोडक्शन की है, और A2 क्या है, आपकी जो Y मशीनरी थी उसने A2 प्रोडक्शन की है। और बच्चे जो ये बीच का सामान है B, ये क्या है आपका डिफेक्टिव सामान। डिफेक्टिव सामान आपका A1 ने भी बनाया है और डिफेक्टिव सामान आपका A2 ने भी बनाया है। इस वजह से बच्चे यहाँ पर इन्होंने ये बीच में लिया गया है, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि जो सिंस A1 एंड A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बच्चे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्यों बोले गए हैं, क्योंकि जब मैंने अपने हाथ में डिफेक्टिव सामान आया, मैंने एक ही प्रोडक्ट लिया ना, वो या तो प्रोडक्ट A1 ने बनाया होगा या वो A2 ने बनाया होगा। इस वजह से ये इवेंट्स किस तरीके के हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि ईदर एंड और का केस आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड सिंस द इवेंट B अकर्स विद ओनली वन ऑफ देम। हमें पता है कि जो इवेंट B है, वो जो मेरे पास जो चीज़ आई है, जो प्रोडक्ट मेरे पास डिफेक्टिव आया, वो A1 के साथ, नो डाउट वो A1 और A2 दोनों के साथ हो रहा है, लेकिन जो मेरे हाथ में चीज़ आई है वो या तो A1 की होगी या वो A2 जो सेकंड मशीन है उसने बनाई होगी। इस वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। इसलिए मैं कौन सी थ्योरम अप्लाई करूँगी, एडिशन थ्योरम अप्लाई करूँगी। तो देखो B जो प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स ये B क्या है, डिफेक्टिव। तो जो डिफेक्टिव सामान के बनाने की प्रॉबिलिटी है वो कैसे, जो B इवेंट है वो या तो A1 के साथ हुआ होगा या वो A2 के साथ हुआ होगा, ठीक है। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A1 B और A2 B, ठीक है। तो जब मैंने एडिशन थ्योरम लगाई, क्योंकि इवेंट कैसे थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, तो बच्चे जब मैंने एडिशन थ्योरम लगाई तो आप चेक करो, ठीक है। एडिशन थ्योरम लगा के मेरे पास क्या बना, प्रॉबिलिटी B की कैसे आई, A1B प्लस A2B। अब जो मैं इन इंडिविजुअल जो चीज़ें हैं ना, A1B और A2B, इनका अलग से निकालती हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो A1B क्या है, ये दोनों के बीच में एक तरह से आप दोनों इवेंट कैसे, A1B का मतलब क्या है, A1 मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, A1 इंटरसेक्शन B करा था ना हमने, इंटरसेक्शन और यूनियन। यूनियन का मतलब होता है ईदर और A1 इंटरसेक्शन B का क्या मतलब होता है कि दोनों की कंबाइंड प्रॉबिलिटी। तो बच्चे जो A1B है ये किसके इक्वल होता है, A1B का क्या मतलब है, ये दोनों इवेंट कैसे हैं, डिपेंडेंट इवेंट है। तो A1B का क्या मतलब है कि पहले A1 इवेंट हुआ होगा, फिर जब A1 का क्या मतलब है, X ने कौन सी प्रोड्यूस किया, सामान प्रोड्यूस किया, फिर क्या हुआ होगा, A1 इवेंट हो चुका है, और जब A1 ने प्रोडक्शन की तो उसने कौन सा सामान प्रोड्यूस किया, साथ में डिफेक्टिव सामान प्रोड्यूस किया है। और दोनों को मल्टीप्लाई इसीलिए किया है क्योंकि दोनों क्या है, प्रोडक्शन के बाद डिफेक्टिव सामान प्रोड्यूस करना, ये दोनों इवेंट कैसे हैं, डिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पर लगी है। जो एडिशन थ्योरम वाला था इसको नंबर 1 दे दिया। प्रॉबिलिटी ऑफ A1B किसके इक्वल है, प्रॉबिलिटी ऑफ A1, पहले A1 इवेंट हुआ, फिर कौन सा इवेंट हुआ, प्रॉबिलिटी ऑफ B बाय A1, ठीक है। A1 इवेंट हो गया और A1 ने क्या कौन सी प्रोड्यूस किया, डिफेक्टिव सामान प्रोड्यूस किया, इसको नंबर 2 दे दिया। फिर A2B निकालोगे, A2B बच्चे कैसे निकलेगा, A2B का क्या मतलब है कि सबसे पहले कौन सा सामान प्रोड्यूस हुआ है, डिफेक्टिव सामान, मतलब कि सबसे पहले वाई मशीनरी ने A2 प्रोडक्शन की, वो हो गया प्रॉबिलिटी ऑफ A2। फिर उस वाई जो मशीनरी थी उसने A2 प्रोडक्शन तो कर दी, लेकिन उसमें से B जो ये था, ये डिफेक्टिव सामान निकल गया। तो यहाँ पर आपके पास 3 हो गए। फर्स्ट नंबर पे आपने एडिशन थ्योरम वाले को देना, फिर A1B भी निकाल लिया और A2B भी निकाल लिया। अब देखो बच्चे, जो ये आपने A1B की वैल्यू निकाली है और A2B की निकाली है वैल्यू, दैट मीन्स जो ये 2 और 3 नंबर पे थी चीज़ें, उसको आप किस में डाल दो, नंबर 1 में। नंबर 1 वाले प्लेसेस के अंदर 2 और 3 को क्या कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो।
तो जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो A1B की आपकी ये वैल्यू थी और ये A2B की थी। क्लियर हो गया। इसको दे दो आप नंबर 4, या प्रोबेबिलिटी ऑफ B को बच्चे इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ समेशन I का मतलब क्या है कि जो हमारा गैप है दोनों के बीच में A1 और ये A2 ये 1 का है, और आप 2 प्लेसेस तक इसको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B A1। क्लियर हो गया। आप देखो, आप अगेन कंडीशनल थ्योरम लगाते हो A1B का A1/B। इसको हम और कैसे, जो हमारी ये थी अभी मैंने क्या किया था, A1B निकाला था ना प्रोबेबिलिटी, इसकी मैंने प्रोबेबिलिटी आपको बताई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चे अब देखो मेरे को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ तक सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। अब मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने डिफेक्टिव सामान चूज़ कर लिया, बी प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, लेकिन आपको बताना है कि वो कौन सी मशीनरी ने बनाया, A1 ने। बी इवेंट हो चुका है, ठीक है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी लग गई, आपको बताना है कि वो किसने बनाया है, A1 ने बनाया है। तो जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ को ध्यान में दो, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता था, दोनों इवेंट्स की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B, और अपॉन में क्या आ जाता था, जो इधर डिनोमिनेटर में था वो ही चीज़ इधर डिनोमिनेटर में आ जाती थी। याद करो जब मैंने पिछली आपके चैप्टर के अंदर आपको जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला बताया था, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए वो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब यहाँ पर A1B की वैल्यू क्या थी, ऊपर से देखो जो थर्ड आपका A1B की वैल्यू थी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश A1। इसको बच्चे यहाँ पर न्यूमरेटर में इस प्लेस के ऊपर जब तुमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये चीज़ आ गई। नीचे क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो ये चीज़ है ये कहाँ से आपकी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ B को देखो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ B थी आपकी ये चीज़। तो आप इस चीज़ को क्या करोगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे। जब आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा तो आपका ये फॉर्मूला निकल आया। क्लियर हो गया। इसको मैं आपको इससे, ये तो हो गया कि आपका फर्स्ट अगर मतलब A1 मशीनरी से पूछता है, अब वो A2 मशीनरी से भी आपको पूछ सकता है। तो क्या करोगे, A2 मशीनरी का प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A2, और नीचे क्या आ जाएगी आपकी जितनी भी मशीन्स है, चाहे 3 मशीन्स है चाहे 4 मशीन्स है, सबकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया। आप देखो जो प्रोबेबिलिटी है A1 जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, A1 और A2 इनको हम कौन सी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी है A1B और A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2B जो हमने निकालनी है, इनको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ बोलते हैं। अब यहाँ पर बच्चे एक डायग्राम आपको दिया गया है, ठीक है, इससे फॉर्मूला याद करने में आपको और आसानी होगी। फॉर्मूला को कैसे याद करेंगे, आपके पास 2 इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। इन्होंने क्या किया, A1 ने भी डिफेक्टिव सामान बनाया और A2 ने भी डिफेक्टिव सामान बनाया, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A1, इसकी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A2। फिर इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये और ये, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो वो जो आपका डिनोमिनेटर में आता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दी इवेंट्स, वो आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो A1B का क्या मतलब है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्रांच अपॉन जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ 2 ब्रांच। तो ये होगी आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ये होगी आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्रांच की। जब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी दोनों ब्रांचों की। क्लियर हो गया। ये था बच्चे आपका फॉर्मूला। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ सो दैट आपको ये जो कंसेप्ट है बेस थ्योरम का वो अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। आप देखो एक बोल्ट फैक्ट्री थी, ठीक है, बोल्ट बनाते थे, 3 मशीन्स थी उनके पास। बच्चे ध्यान से देखो ABC, उन्होंने क्या क्या मैन्युफैक्चर किए। A मशीनरी ने 25% माल प्रोड्यूस किया, B ने 35% किया और C ने 40% किया। आउट ऑफ देयर आउटपुट
ए ने 5% डिफेक्टिव समान किया, बी ने 4% किया और सी ने कितना किया, 2% डिफेक्टिव बोल्ट्स बनाए। अब क्या हुआ कि आपने एक बोल्ट ड्रॉ किया, आपके हाथ में एक बोल्ट आया सभी प्रोडक्ट में से और आपको ये पता लगा, आपने ना ऐसे ही वो प्रोडक्ट का लॉट पड़ा था उसमें से एक बोल्ट निकाला और आपके हाथ में वो बोल्ट आ गया डिफेक्टिव। अब आपको ये बताना है कि जो आपका डिफेक्टिव बोल्ट आया वो कौन सी मशीनरी ने बनाया है, सी मशीनरी ने बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे वही है, आपके पास जो इवेंट है वही ले लोगे, E1 E2 E3 कुछ भी ले लो, A1 A2 A3 कुछ भी आप ले सकते हो। ये बोल्ट को ड्रॉ करने की प्रॉबिलिटी होगी। E1 का क्या था, उन्होंने कितनी प्रोडक्शन की, आपने जो E1 इवेंट किया होगा, बोल्ट निकाला होगा, चांस है कि E1 में से निकलने का क्या है 25%, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कितनी थी 25% थी, तो 25/100। अब E1 प्रोडक्शन होगी, अब उसमें से कौन सा सामान निकला डिफेक्टिव, दैट मीन्स D/E1। तो डिफेक्टिव सामान कितना है 5%, दैट इज़ इक्वल्स टू 5/100। फिर E2 ने क्या की, प्रोडक्शन की कितनी 35% और इसने कितना डिफेक्टिव सामान बनाया 4%। E3 ने कितनी करी 40% और E3 ने कितना डिफेक्टिव सामान बनाया 0.2। बच्चे अब देखो हम टेबल बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने इवेंट्स थे, E1 E2 E3। अब प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ थी, प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ होगी जो एक्चुअल में मशीन्स ने क्या की है, प्रोडक्शन की है। तो E1 ने कितनी करी थी 25%, या जिसको हम लिख सकते हैं 0.25। E2 को क्या लिख सकते हैं हम 0.35 और E3 को क्या कितनी थी 0.40। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बच्चे क्या होगा कि उन्होंने डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस किए, E1 प्रोडक्शन हुई तो डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस हुआ, उसकी कितनी थी प्रोबेबिलिटी 0.05। E2 ने प्रोडक्शन किया, उसकी डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.04। E3 ने प्रोडक्शन किया और उसकी डिफेक्टिव बोल्ट को प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.02। अब हम क्या करेंगे, इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए। तो ये आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ निकल गई। अब देखो हमने जो क्वेश्चन मतलब हमें पूछा गया था वो ये था कि आपने डिफेक्टिव बल्ब चूज़ कर लिया है, आपको ये बताना है कि वो डिफेक्टिव बल्ब कौन सी मशीनरी ने प्रोड्यूस किया है, सी ने, दैट मीन्स वो किस में से निकला होगा, E3 में से निकला होगा। तो आपको बच्चे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, E3/D की। ठीक है, अब E3/D कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो जो E3D की जॉइंट प्रोबेबिलिटी थी, दैट मीन्स ये वाली थी, ये कैसे निकली आपकी E3, इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी बच्चे कैसे निकलेगी आपकी, सबसे पहले तो E3 ने प्रोडक्शन की, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर E3 ने जो प्रोडक्शन की उसने डिफेक्टिव सामान बनाया, दैट मीन्स D/E3, और आप नीचे रहेंगे सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल दी इवेंट्स, तो नीचे सबकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ जाती है। क्लियर हो गया। तो ऊपर तो सिर्फ सी मशीन की लोग है और नीचे टोटल लेना होता है ना, क्योंकि फेवरेबल अपॉन में टोटल केसेस, तो टोटल में आपका इसमें 0.25 इंटू 0.05, ऐड कर दोगे 0.35 इंटू 0.04 और लास्ट में 0.40 इंटू 0.02, तीनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास बच्चे जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा। क्लियर हो गया। ये थी बच्चे आपकी बेस थ्योरम। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आप गो थ्रू कीजिए। बिल्कुल एग्जैक्टली सारे के सारे सेम है। आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, जो चीज़ आपको पूछी गई है उसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी, और जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, जो चीज़ पहले हुई, जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, और अपॉन में क्या लोगे, सभी इवेंट्स की जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो जितने भी इवेंट्स होंगे उनकी इंडिविजुअल जॉइंट प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। और जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है मैं बार बार बता रही हूँ, प्रायर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किससे करोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करोगे। क्लियर हो गया। आई होप बेस थ्योरम अच्छे से क्लियर है। इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है। क्वेश्चन आ गया तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको एक फार्मूला याद करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो इसके साथ बच्चे हमारा बेस थ्योरम वाला जो पोर्शन है वो कवर अप होता है।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो अपना बायनॉमियल चैप्टर है वो स्टार्ट लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।